हेलो एंड वेलकम मनी 9 प्राइम के अगर आप मेंबर हैं तो हमारे इस शो को देख रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये है वेल्थ लाइन, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम प्राइम मेंबर्स के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को अपने गेस्ट के साथ डिस्कस करें और उनमें अगर करेक्शन की ज़रूरत है तो वो आपको हम बता सकें। तो अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए। अगर आप मनी 9 प्राइम के मेंबर हैं तो हर बुधवार को दिन में 2 बजे ये स्पेशल सेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं फिनकार्ड के फाउंडर तनवीर आलम, जो आपके पोर्टफोलियोज को इवैल्यूएट करेंगे। और आज मैं तनवीर से ये समझने वाली हूँ कि हम देख रहे हैं कि आजकल निवेशकों में ना एक ट्रेंड चलता है। सबको लगता है भाई अगर यहाँ नहीं इन्वेस्ट किया तो मिस कर जाएंगे, और ऐसा ट्रेंड हमें सिल्वर में लास्ट वीक में तनवीर से देखने को मिला। सभी लोग गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं और अब देखिए सिल्वर के प्राइस में कनेक्शन आ गया। तो आपको नहीं लगता है इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी करने लगते हैं लोग, जो चीज़ चल रही है और पास रिटर्न देकर के निवेश करते हैं, और ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है? तनवीर सर। बिल्कुल। इनफैक्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट का। सिर्फ आप रिटर्न देख के ना इन्वेस्ट करें। आप अपना जो लक्ष्य है, आपके गोल्स क्या हैं और किस वजह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको ध्यान में रख के इन्वेस्ट करें। देखिए, हर एक प्रोडक्ट का अपना समय आएगा और वो निवेश करना चाहिए। तो दो तीन चीज़ है। एक तो आपको प्लानिंग करनी चाहिए, गोल प्लानिंग की किस लिए, वाई आई यू इन्वेस्टिंग, दैट वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात यह है, जो हमेशा से मैं कहते आ रहा हूँ कि एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज सिल्वर, गोल्ड या प्रेशियस मेटल कह लीजिए या इक्विटी, डेट, ये सब एक आपके प्रोपोर्शन में आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और उसमें आप बिल्कुल इन्वेस्ट करिए। अब ये सिल्वर जो थोड़ा गिरा है, इसका मतलब नहीं सिल्वर ख़राब हो गया है। तो अब क्या है कि ये मेटल है जिसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ गया था। फॉर एग्जांपल, मैं इंटरनेशनल प्राइस के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। अगर आप देखेंगे ठीक एक साल करीब, एक साल नहीं, करीब 3 महीना हुआ, सितंबर में ये $42 अनाउंस के हिसाब से था, 42-43 के लेवल पे। ये बढ़ के लिटरली ऑलमोस्ट 54-55 पड़ गया था। तो टेक्निकली सिल्वर में आप नोटिस करेंगे कि 42-43 से लेके 54-55 तक का ये प्राइस चला गया था। टेक्निकली आपने एक 30% का राइज ऑलमोस्ट इन लेस देन अ मंथ देखा है। तो ये बहुत अबनॉर्मल राइज था। अब ऑब्वियसली ये राइज बहुत स्टार्क है तो सबको दिखने लगा। तो इसी वजह से बाकी लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। अभी वो करेक्ट होकर करीब 46, 48, 47 के आसपास है। तो देखिए, अगर आपने टैक्टिकली शॉर्ट टर्म के लिए किया तो आपको दिक्कत तो आएगी, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी गोल को ध्यान में रख में किया है तो आप इसमें बने रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं कि सिल्वर खराब है। देखिए देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों क्यों तेज़ी से बढ़ा है, इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको। कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तो उसके पहले बहुत से सेंट्रल बैंकर्स जो हैं, ये अपने गोल्ड रिजर्व जो है, सॉरी, अपने फॉरेक्स रिजर्व जो है डॉलर में रखते थे। लेकिन जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा तो वो फॉरेक्स रिजर्व विड्रॉ नहीं कर पा रहा था। तो इसी वजह से सारे वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंकर हैं, जैसे कि इंडिया में आरबीआई है, तो ऐसे सेंट्रल बैंक के सब चिंतित हो गए और उन्होंने क्या किया, गोल्ड बाय स्टार्ट कर दिया। गोल्ड एज अ सेफ करेंसी, गोल्ड को बाय करना स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से गोल्ड बहुत तेज़ी से बढ़ा। उसके बाद हम लोग एक और मेजर करते हैं, गोल्ड टू सिल्वर प्राइस रेशियो। तो अब गोल्ड टू सिल्वर प्राइस रेशियो में सिल्वर का प्राइस रेशियो जो है हिस्टोरिकल लेवल थे, गोल्ड वाज वेरी हाई, सिल्वर प्राइस रेशियो है, तो इसीलिए लोगों ने सिल्वर बाय करना स्टार्ट कर दिया। तो वो भी तेज़ी से बढ़ा। तो मौजूदा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करते हैं सिल्वर में और किसी उद्देश्य, किसी लक्ष्य से इन्वेस्ट करते हैं कि भाई मैं अपने बच्चों के मैरिज के लिए रखूंगा या मेरे बुरे वक्त के लिए रख रहा हूँ, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखते हैं तो सिल्वर ओन कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। गोल्ड का तो इंडस्ट्रियल यूज़ कम है, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ भी ज़्यादा है आजकल के, खास करके ईवी, सेमीकंडक्टर व्हीकल वगैरह में यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर में। तो उसके पर्सपेक्टिव से सिल्वर ओन कर सकते हैं आप। लेकिन ये टेम्पररी जो करेक्शन आया है, ये ये एक हेल्दी करेक्शन है, क्योंकि बहुत तेज़ी से वो बढ़ गया था। ये करेक्शन एक तरह से एक रिक्वायरमेंट थी जो आई है, आपको उसको राइट करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
ओके, सो ये बताइए आप और कौन सी वो मिस्टेक्स देखते हैं जो इन्वेस्टर करते हैं जब अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं। एक तो ये रीसेंसी बायस की हमने बात की, भाई चांदी भाग रहा है, सोना भाग रहा है, दिख रहा है मुझको ये भाग रहा है, मुझे अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और कभी कभी इसमें ना बहुत महंगे में लोग जो है निवेश कर देते हैं और फिर बाद में जब इनमें करेक्शन आता है तो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे और कौन सी आप दिक्कत देखते हैं जब लोग अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को बनाते हैं? बहुत सा क्वेश्चन प्रियंका। ये एक, क्योंकि इंडिया हमेशा से आप प्रोडक्ट खरीदती आई है, ठीक है। तो हम लोग की आदत है कि भाई मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा। जैसे मारुति का एक ऐड आया था, कितना कितना देती है, हाँ, माइलेज के ऊपर है। माइलेज कितना मिलेगा सबको जानना है, वैसे ही रिटर्न कितना मिलेगा। तो प्रोडक्ट बाय करने की आदत है। अब वो प्रोडक्ट आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा वो इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट देखिए, इक्विटी मार्केट ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन क्या हर निवेशक ने वो रिटर्न बनाया है? आंसर नहीं है। तो उसका सबसे मूल कारण ये है कि अधिकतर लोग जो है ना रैंडमली प्रोडक्ट पर खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उस पर। वो एक्चुअली प्लानिंग नहीं करते, गोल प्लानिंग नहीं करते। अब देखिए, आपको बिल्डिंग बनाना है, पहले आपको आर्किटेक्ट से उस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट नक्शा बनाना है, उसके बाद बिल्डिंग बनाने चले। देखिए, बिल्डिंग बनाने के लिए तो आप नॉर्मल भी ईंट और सीमेंट लेके खड़ा करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या वो एक साइंटिफिक और सही नज़रिए से वो बिल्डिंग तैयार होगा? आंसर इज़ नो। तो यही गलती सबसे पहली गलती है जो लोग करते हैं, कि वो अपने एडहॉक इन्वेस्टमेंट से सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ऐड करते रहते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। जबकि उल्टा होना चाहिए, एक जो सीजन इन्वेस्टर है वो प्लानिंग करता है। प्लानिंग के बाद उसके पास कुछ गोल्स आएंगे शॉर्ट टर्म, कुछ मीडियम टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए वो एक्विटी यूज़ करता है इन्वेस्ट करने के लिए, और मीडियम टर्म गोल्स के लिए वो फिर क्या करता है कि वो हाइब्रिड काइंड ऑफ प्रोडक्ट एसेट करता है, और फिर शॉर्ट टर्म के लिए वो डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट या फिक्स्ड डिपॉजिट भी रख सकता है, आर्बिट्राज फंड वगैरह। तो ये इस तरह प्लानिंग के बेसिस से इन्वेस्ट करेंगे ना, तो सही प्रोडक्ट के लिए सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनेंगे आप। लेकिन क्योंकि हम लोग एडहॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सिलेक्शन पूरा हेवायर हो जाता है, और साइंटिफिक अप्रोच नहीं होता। एक तो पहला सबसे बड़ा ये है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने लॉन्ग टर्म गोल बताया, लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म से निवेश करते हैं, और शॉर्ट टर्म गोल्स को लॉन्ग टर्म से। आपको मैं एक सिंपल उदाहरण दूंगा। बहुत से लोग रिटायरमेंट के लिए अपने पीपीएफ और एनपीएफ पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, और ईपीएफ में। वो ईपीएफ पीपीएफ जो है वो 15 साल, 20 साल, 25 साल चलता है, लेकिन उस पर रिटर्न जो है आपका 8-9% का है, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स है उसको हम लोग डेट से फंड कर रहे हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म गोल्स है, जो मुझे 2-3 साल में पैसा चाहिए, वो मार्केट, इक्विटी मार्केट में रिस्क में पैसा डाल रहे हैं। ये जो मिसमैच है ना, ये दूसरा बहुत बड़ा मिसमैच है, गलती है। तीसरा है, अक्रॉस द वर्ल्ड ये प्रूव करा गया है कि एसेट एलोकेशन ही एक होली ग्रेल जिसे कहते हैं, मूल रूल है इन्वेस्टमेंट का। आप एसेट एलोकेशन करिए। ग्रीड चेज करेंगे तो आपको नुकसान भी उतना ही होगा। तो सारा पैसा इक्विटी में लगाना, वो अपने आप में ही एक गलती है। तो तीसरा, ये तीन एम मेजर मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर मिस्टेक करते हैं, जो इनको अवॉइड करनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो मिस्टेक्स टू अवॉइड हमने बात कर लिया। अब पोर्टफोलियोज लेकर आते हैं, और ये स्पेशल सेशन हम प्राइम मेंबर्स के लिए करते हैं। इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी, मनी 9 प्राइम के 3 ऑफरिंग है। वीआईपी मेंबर्स के लिए एक खास शो आता है जिसमें तनवीर आलम सर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तनवीर सर, आज हम वीआईपी मेंबर्स के क्वेरीज का जवाब देने वाले हैं, और शुभजीत रॉय का सबसे पहला सवाल मैं ले रही हूँ। शुभजीत जी की एज है 32, इनका पोर्टफोलियो जो है 2022 से ये निवेश कर रहे हैं, और कहाँ निवेश कर रहे हैं? एक्सिस के इंडेक्स फंड में 5000 की सिप कर रहे हैं, एक्सिस के मिड कैप फंड में 4000, और एसबीआई स्मॉल कैप में सबसे मोटा पैसा 21,000 रुपए यहाँ पर डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर 30,000 की सिप कर रहे हैं शुभजीत। 15 से 20 साल का नजरिया है, 5 करोड़ के टारगेट पर पहुंचना है। फिलहाल 13 लाख जोड़ चुके हैं अपने इस पोर्टफोलियो से, और 5% से हर साल स्टेप अप भी करेंगे। तो शुभजीत को क्या सलाह देना चाहेंगे? 15 से 20 साल में क्या ये पहुंच जाएंगे 5 करोड़ के अपने लक्ष्य में? इसके अलावा इन्होंने हमें बताया कि पीपीएफ में भी ये 12,500 रुपये हर महीने डालते हैं, और 2018 से निवेश कर रहे हैं। टैक्स डिडक्शन, एटीसी डिडक्शन के लिए ये कर रहे थे। अब ये देखिए प्रियंका, इनकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है।
एक तो है कि पीपीएफ और इनकी एज क्या है, और ये कितने साल के लिए, 32 साल से एज है एज क्या? 32 से 15 से 20 साल तक निवेश करने का इरादा रखते हैं। 5 करोड़ पर पहुंचना है। 30,000 की सिप है। 5% से स्टेप अप करेंगे। ओके। अगर इनकी सैलरी अभी, अब वो 12 लाख एम्प्लॉयड हैं और 12 लाख 75 से नीचे है, तो इनको टैक्स नहीं, टैक्स सेविंग का एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। और ये पीपीएफ जो है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि इनका लक्ष्य 5 करोड़ का है। अगर ये नॉर्मल जो एसआईपी कर रहे हैं, जो 30,000 की जो एसआईपी कर रहे हैं, और ये 30,000 की एसआईपी अगर करते हैं और 5% से स्टेप अप भी करते हैं, तो अल्टीमेटली ये करीब 4, 3.5, पौने 4 करोड़ के आसपास ये पहुंचेंगे, या 4 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे। अगर वो पीपीएफ का पैसा मिनिमम डालेंगे वहाँ पर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इनका उद्देश्य है, और टैक्स एडवांटेज भी नहीं मिलेगा उनको अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से वो पैसा अगर यहाँ इक्विटी में लगाएंगे, तो 20 साल में इनको आराम से 5 करोड़ मिलेगा। 15 साल में मुश्किल आएगी। 15 साल में अगर ये टारगेट करते हैं, तो ये अमाउंट करीब 2-2.5 करोड़ के 2 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़ के आसपास होगा। लेकिन अगर यही पैसा ये 20 साल के निवेश करते हैं, तो ये 5 करोड़ का लक्ष्य अचीव कर पाएंगे। तो 30,000 जो एसआईपी है वो कंटिन्यू रखें। और इस पे इंडेक्स फंड ठीक है, मिड कैप फंड भी ठीक है, स्मॉल कैप में डिसप्रोपोर्शनल एलोकेशन है। तो इनका जो एक जो एसेट एलोकेशन मिसमैच है, ये बहुत स्मॉल कैप हैवी है। तो इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए ये अपना एक मल्टी एसेट फंड इसमें ऐड कर सकते हैं। और जब नया एसआईपी 5% का जो इंक्रीमेंट करेंगे, वो मल्टी मल्टी एसेट में करें। या 21,000 जो स्मॉल कैप है, इसको थोड़ा सा कम करके 15 करके वो 6,000 मल्टी एसेट में कर दें। तो ये इनके पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस करेगा और रिस्क कम करेगा, क्योंकि ये बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। ये अच्छे समय में तो ठीक करेगा, लेकिन बुरे समय में बहुत बुरी तरह वॉलेटाइल भी रहेगा। और उस समय में जब पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाता है, तो लोग अक्सर डर के मारे इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं या एसआईपी रोक देते हैं। तो ये अगर करेंगे, तो ये अपना लक्ष्य अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए इन्हें अपने पोर्टफोलियो में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। ओके, ऑल राइट, चलिए, तो इसका ख्याल रखिएगा। और आपको समय जो है ज़्यादा देना होगा। 20 साल तो देना ही होगा शुभजीत। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल सर, क्योंकि हमने पूछा कि बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ हमारे एक जो सदस्य हैं, उनके हैंडल का नाम इन्वेस्टर्स मनी, और वो कह रहे हैं कि गलती हो गई तो इसको सुधारें कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलतियाँ तो हमने बता दी, और गलती अगर हो गई तो इसको हाउ टू करेक्ट माई मिस्टेक। सर आप क्या तो कहेंगे, अगर गलती दिख रही है, आप एक चीज़ में निवेश कर रहे हैं और आपको लग रहा है आपको आपने इसे गोल से सही टाई इन नहीं किया, या आपने शायद गलत स्कीम चुन ली है, तो क्या करें? देखिए, वो ऐसा कुछ नहीं है, गलती सुधारा जा सकती है। मैंने गलती जब गिनाई है, उसमें ही सलूशन है। मैं आपको बता दूं कैसे। पहले मैंने कहा था कि आप पहले ये डिसाइड कर लिए कि आपके मेन 3, 4, 5 कौन से गोल्स हैं, लक्ष्य क्या है। बच्चे की पढ़ाई हो सकती है, उनकी मैरिज हो सकती है, वेकेशन में आप जाना सकते हैं, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। और ये तो गोल्स हो गए हैं। इसके अलावा एक जो गोल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अक्सर मिक्स कर जाते हैं, इमरजेंसी फंड। इसकी प्लानिंग जरूर करिए। आपके चाहे कितने भी गोल्स हैं, सबसे पहले आपको गोल तय करना है कौन से गोल्स हैं, और उस गोल का टाइम होराइजन क्या है। अगर आपका छोटा है भाई, तो उसके आपके पास लंबी समय है, तो आपका लॉन्ग टाइम गोल होराइजन है, तो आप वो गोल होराइजन जो है 3 हिस्से में बांट दीजिए। less than 3 year, 4 to 7 year, एंड 7 year एंड अबव। ओके। और आप चौथा करना चाहते तो 15 ईयर, 10-15 ईयर भी कर सकते हैं। तो ये जो सारे गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स को आप इक्विटी से फंड करिए, मीडियम गोल्स को मल्टी एसेट या बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड करिए, और शॉर्ट टर्म वाले जो हैं उनको डेट म्यूचुअल फंड और या आर्बिट्राज फंड से फंड करिए आप। तो ये अगर आप सही प्रोडक्ट को सही तरह इस्तेमाल करेंगे, तो वाकई म्यूचुअल फंड सही कहलाएगा आपके लिए। वरना क्या, म्यूचुअल फंड तो सही है, लेकिन आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो। तो ये एक सिंपल सोल्यूशन जो मैंने आपको दिया है, आपको इस्तेमाल करना। अब आपने गोल डिसाइड कर लिया, तो अब उस गोल को अचीव करने के लिए कितनी एसआईपी चाहिए होगा आपकी, तो आप अलग अलग बकेट में आप एसआईपी कर दीजिए उसके लिए। तो आपका हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग आपका पूरा।
ओके। तो सर आपने जितने आसानी से समझाया ना, हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को थोड़ा समझने में वक्त लगता है, लेकिन बहुत अच्छे से आपने बताया है। आई होप आपको इससे मदद मिले। आयुष नीरज का सवाल है, हमारे वीआईपी मेंबर हैं। आयुष जी नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आप लोग लाइव क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, विनोद जी, इंद्रपाल जी और जयसराम जी, आप लोग स्टॉक से जुड़े हुए सवाल भेज रहे हैं। इस सेशन में हम केवल म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ सवाल हो तो ज़रूर भेजिए हमारी तरफ। आयुष का सवाल ये है कि मुझे 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, 2 से 3 साल जो है इनका नज़रिया है, तो कैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या अभी लमसम करना है, एक गो में कर दें आयुष लमसम का सारा पैसा? तनवीर सर क्या आप सजेस्ट करेंगे? आयुष नीरज का ये सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब आपको एक सिंपल थंब रूल बताता हूँ इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट जो हम लोग ग्रो करते हैं, एक ही फंडामेंटल रूल है जो इन्वेस्टमेंट में काम आता है, वो कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है इफेक्टिवली काम करता है गोल जो है 5 साल के अबव। 5 साल के कम ओवर होता है ना टाइम, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है इफेक्टिवली काम नहीं करता। तो आपको क्या करना है उस ऐसे सिचुएशन में, जबकि गोल्स आपके 3 या 5 साल के अंदर हैं, तो आपको फोकस ब्लाइंडली रिटर्न चेज करने का नहीं होना चाहिए। आपको अपना कैपिटल प्रेजर्वेशन पे भी ध्यान रखना है। देखिए, अक्सर लोग, सबको रिटर्न अच्छा लगता है, लेकिन रिस्क किसी को अच्छा नहीं लगता। तो यही काम हमारा है कि हम आपके रिस्क में ध्यान में रख के आपको एडवाइस करते हैं। तो अब आपको 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करिए, 2 या 3 लाख रुपया मल्टी एसेट फंड में करिए, 2 लाख रुपया बैलेंस एडवांटेज फंड में करिए, 1 लाख आर्बिट्राज फंड में करिए। कभी भी आपको रिक्वायरमेंट आएगी तो आर्बिट्राज फंड से आप पहले पैसा निकालिए, और बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड और आपके मल्टी एसेट फंड आपके 3 से 5 साल होराइजन के लिए सूटेबल है। ये जो रिटर्न देंगे बेटर देन फिक्स डिपॉजिट। दूसरी, इस पे टैक्स कम लगेगा फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले, और आपको आपकी नींद खराब नहीं होगी अगर मार्केट ऊपर नीचे जाएगा। ओके चलिए, सो 3 जगह आपको पैसे को बांटना है, मल्टी एसेट, बैफ और एक आर्बिट्राज फंड जिसमें सबसे कम आर्बिट्राज। पोर्शन डाला है सर ने। तो 2 से 3 साल के लिए ये अच्छा है। आप बैंक एफडी को मात दे रहे होंगे, बेटर रिटर्न इसमें डालोगे। तो तनवीर सर एक गो में डाल दें या एसटीपी के जरिए डालें? एक दो। एक गो में डाल दें, ओके चलिए। ऑल सॉर्टेड आयुष जी, 3 स्कीम्स, 3 कैटेगरी की स्कीम्स आपको बता दी है। अब हम लेते हैं हर्षल सिंह जी का पोर्टफोलियो। एज है इनकी 40, और इन्होंने हमें बताया है कि उनके पास जो है म्यूचुअल फंड्स जो हैं, इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन 20 साल का है, 2 करोड़ के लक्ष्य पर ये पहुंचना चाहते हैं। एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हर्षल कर रहे हैं 10,000 की सिप, आईसीआईसीआई प्रू के निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 5,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 5,000, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 5,000, एचडीएफसी के स्मॉल कैप में 10,000, एचडीएफसी के मिड कैप में 5,000। तो 40,000 की सिप जो है हर्षल जी कर रहे हैं। 2 करोड़ का टारगेट है, 10% से टॉपअप भी करेंगे हर्षल ने हमें बताया है। आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? डाइवर्सिफाइड लग रहा है? हम देख रहे हैं कि इंडेक्स फंड 2 हैं, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड भी है, फ्लेक्सी कैप भी 2 हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप भी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप एक इन्होंने एक ही कंपनी का पिक किया है। तनवीर सर आपका कमेंट हर्षल जी के लिए क्या होगा? ये देखिए, एक्चुअली ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 2 करोड़ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। सिंपल लॉजिक समझ लीजिए कि ये 40,000 रुपीज़ पर मंथ कर रहे हैं। ठीक है, तो करीब 5 लाख, 4,80,000 रुपये साल का होता है। 10 साल में वो 48 लाख, 20 लाख में 96 लाख करेंगे, तो 1 करोड़ तो उनका प्रिंसिपल ही हो गया। और उसके बाद ये टॉपअप करेंगे। ये टॉपअप अगर ऐड करते हैं ना, तो ये करीब 2.75 करोड़ रुपया तो सिर्फ इनका प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये लक्ष्य तो आराम से पहुंच अचीव करेंगे। बल्कि ये लक्ष्य अगर सही निवेश करते हैं ना, इनका पोर्टफोलियो जो है करीब 7 साढ़े 7 करोड़ का बन सकता है। ओके। इनको तो सही नेविगेशन चाहिए। क्योंकि देखिए, अब इन्होंने 2 सेम निफ्टी इंडेक्स फंड ले लिया, इसका लॉजिक नहीं है, कंप्लीट ओवरलैप है, और वो भी इंडेक्स फंड है। राइट, फ्लेक्सी कैप में इन्होंने लिया, उसमें भी थोड़ा ओवरलैप रहेगा। स्मॉल कैप एंड मिड कैप लिया है, तो ये इन्होंने फ्लेक्सी, स्मॉल और मिड कैप एक ही फंड हाउस में लिया, जबकि 20% एलोकेशन दिया। तो इस पे क्या है ना, डिफरेंट स्टाइल हो रहा है, और इस पे काफ़ी ओवरलैप भी होगा, क्योंकि एक फंड हाउस की फिलॉसफी होगी। दूसरा है, इनके पोर्टफोलियो में कोई बैलेंस नहीं है, सारा सारा इक्विटी है। देखिए, आपको अगर आपको मसल भी बिल्ड करना है,
अगर सिर्फ आप प्रोटीन इनटेक करेंगे, यू विल नॉट हैव फाइबर, यू विल नॉट हैव गुड फैट, तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे वो प्रोटीन। तो इनके पास जो है ये सारा इक्विटी पोर्टफोलियो है, फुल प्रोटीन पोर्टफोलियो, जो कि इनको हार्म करेगा एक पॉइंट में टाइम जाके, अगर मार्केट वॉलेटाइल होगी। नाउ प्रॉब्लम क्या है कि अधिकतर लोगों ने इक्विटी मार्केट में निवेश करना स्टार्ट किया, चाहे वो म्यूचुअल फंड के जरिए और डायरेक्ट इक्विटी, 2010-12 के बाद से किया है, जब मार्केट ने एक साइडेड रैली दिया है। लोगों ने लॉन्ग टर्म करेक्शन, लॉन्ग टर्म बियर फेज बिल्कुल नहीं देखा, जो कि हम लोगों ने फेस किया है 94 से लेके आप 99 तक देखेंगे, या फिर उसका 2000 से लेके 2003 तक मार्केट वॉज इन अ वेरी बैड फेज। तो वो लॉन्ग ड्रॉन बियर फेज जो एकदम पेनफुल बियर फेज रहता 2-3 साल का, वो नहीं देखा। ऐसे समय में ना अच्छे अच्छों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, और ये पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो उसमें अ, उस आग में ईंधन का काम करेगा। ठीक है। तो इसी वजह से पोर्टफोलियो में बैलेंस होना चाहिए, डेट, इसलिए बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इस पे मल्टी एसेट लाके, जैसे गोल्ड और पोर्टफोलियो लाके इसको मल्टी एसेट क्रिएट करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोर्टफोलियो में, ये बहुत ही रिस्की पोर्टफोलियो है। और लास्ट थिंग मैं कहना चाहूँगा कि ये एक एसेट एलोकेशन में जो फॉर्मूला है, इन इस मिस्टर हैरी मार्कोविट्स को एक नोबेल प्राइज़ मिला था इस पे, जिसे कहते हैं हम लोग एफिशिएंट फ्रंटियर। इसका मतलब ये है कि आप एक ही एसेट में डाल के अगर अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, तो इसका मतलब नहीं आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। एक एक पॉइंट में जाके वो रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन रिटर्न कॉम्पेंसेट नहीं होता है। इसी वजह से मल्टी एसेट करते हैं हम लोग पोर्टफोलियो। तो इसीलिए एसेट एलोकेशन का कॉन्सेप्ट फॉर्म हुआ था, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इसे एफिशिएंट फ्रंटियर कहते हैं। एक पॉइंट ऑफ एसेट एलोकेशन होता है जहाँ पर आपकी पोर्टफोलियो ऑप्टिमम होती है, रिस्क सबसे कम और रिटर्न ऑप्टिमाइज रहेगा। तो दर्शकों से मेरी सिंपल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ब्लाइंडली रिटर्न मत चेज करिए। आप अपने पोर्टफोलियो में एक संतुलन बैलेंस मेंटेन रखिए। चाहे वो, या तो आप यहाँ अगर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करिए कि आपने अगर कोई फिक्स डिपॉजिट किया है, आपने अगर पीपीएफ किया है, ईपीएफ किया है, तो वो भी शेयर करिए, ताकि हम लोग को आइडिया लग सके कि आपके डेट एलोकेशन भी और भी कहीं है। ठीक है। तो उसको ध्यान में रख के ये पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इस पोर्टफोलियो में चेंज करने की ज़रूरत है। दो इंडेक्स फंड लेके कोई फ़ायदा नहीं है, आप नॉर्मल इंडेक्स फंड ले सकते हैं। हालांकि इन्होंने निफ्टी इंडेक्स लिया, नेक्स्ट 50 इंडेक्स लिया है, तो टेक्निकली किसी भी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो वो 100 टॉप 100 स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, तो उसको कर सकते हैं। बल्कि मैं फेवर करता हूँ फ्लेक्सी कैप में होना चाहिए, और मिड कैप, लार्ज कैप, बैफ कैटेगरी, या अगर आपको डेट इक्विटी नहीं करना चाहते हैं, और मल्टी एसेट, इस पे आप अगर स्प्लिट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो सही बनेगा। सबसे अच्छी बात है आपने अच्छी डिसिप्लिन दिखाई है सेविंग्स की। 40,000 इज़ अ डिसेंट सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप मंथली कर रहे हैं और टॉपअप भी करना चाहते हैं। प्लीज़ इस डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए, और आप सही से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो आपने पहला ही सवाल यही पूछा था हर्षल कि क्या ये अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है, तो उसका जवाब है नहीं, बहुत कुछ मिसिंग है। केवल और केवल इक्विटी पर जोर नज़र आ रहा है। इसमें आपको मल्टी एसेट डालना चाहिए, आपको गोल्ड और सिल्वर डालना चाहिए, और एक ही कंपनी के, एक ही एएमसी की 3 स्कीम नज़र आ रही हैं, एक ही कैटेगरी की 2-2 स्कीम नज़र आ रही है, तो डाइवर्सिफाइड नहीं है। और तनवीर जी ने आपको कुछ आइडियाज़ दिए हैं, उसका ख्याल रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं सुजीत जी का लाइव पिक कर रही हूँ सर, और सुजीत हमारे मेंबर भी हैं, और ये बहुत अच्छे अमाउंट की सिप कर रहे हैं, 61,500 रुपीज़ की हर महीने सिप कर रहे हैं, जिसमें कि लार्ज कैप में 6,500 है, ठीक है, मिड कैप में एक सेकेंड, ओके, मिड कैप में 15,000, स्मॉल कैप में 15,000, मल्टी कैप में 5,000, फ्लेक्सी कैप में 5,000, निफ्टी 50 में 5,000, आर्बिट्राज फंड भी है 5,000, और स्मॉल कैप में इन्होंने 1,35,000 लमसम डाला है। 20 साल के लिए का नज़रिया है इनका, 4 साल से निवेश कर रहे हैं, इनकी एज है 40 और सहारनपुर के रहने वाले हैं, पीएसयू एम्प्लॉय हैं। ओके, सो इन्होंने हमें कैटेगरी वाइज डिवीजन दिया। ये डिवीजन क्या सही है? क्योंकि सबसे कम मुझे लार्ज कैप में ही नज़र आ रहा है, इज़ दैट फाइन? क्योंकि नज़रिया 20 साल का है, और स्मॉल कैप में इन्होंने लमसम डाला है, स्मॉल कैप में 15,000 की सिप भी कर रहे हैं।
तो इनका देखिए, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में निवेश करके उन्होंने लार्ज कैप में एक्सपोजर ऑलरेडी ले लिया है, ओके। और 50 में डाला, तो लार्ज कैप का एक्सपोजर है इनके पास। अगेन इस पे सेम प्रॉब्लम है कि इनका भी इक्विटी पोर्टफोलियो है। देखिए, ये पोर्टफोलियो से अगर ये एसआईपी मेंटेन रखेंगे, तो ये अगर बिना टॉपअप नहीं भी करते हैं, तब भी ये करीब 6 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाएगा इनका। ठीक है, और क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट भी है, तो थोड़ा और ज़्यादा जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। बट लेकिन इस पे यही प्रॉब्लम है कि ये पोर्टफोलियो भी पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो है, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों को समझना कि आप पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो कभी भी नहीं रन कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही जोखिम भरा होता है। और इनका क्योंकि स्मॉल कैप में भी एलोकेशन ज़्यादा है, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी, तो मार्केट जब गिरेगा पूरी तरह गिरेगा पोर्टफोलियो, और उस वक्त उनको दिक्कत आएगी। इन्होंने एक चीज़ अच्छा किया, आर्बिट्राज फंड में डाला है, तो मेरी एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट रहेगी इनसे कि ये अगर आपको कभी भी कुछ इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट है, तो सिर्फ आर्बिट्राज का पैसा आप निकालिए। आर्बिट्राज में हम लोग इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं कि मेरा एक इमरजेंसी कॉर्पस हो, जो कि मुझे अच्छे और बुरे समय में दोनों में काम आए। अच्छे समय में क्यों? क्योंकि मान लीजिए सब सब बुरे समय के लिए आप पैसा नहीं निकालते हैं। मान लीजिए आपको वेकेशन जाना है, आपको ज़रूरत है, घर पे किसी की शादी है, फैमिली मेम्बर में किसी की शादी है, कोई इंपॉर्टेंट ओकेशंस हैं, किसी को गिफ्ट करना है, उस समय में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप आर्बिट्राज फंड से निकालते हैं। इसीलिए हम लोग इमरजेंसी फंड बिल्ड करते हैं। इमरजेंसी फंड बिल्ड करने का अर्थ यही है कि आपके लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो बने रहें, और आपको उसमें से कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो आप इसमें क्या कहेंगे, इनको और क्या क्या ऐड करना चाहिए? क्या वही सलाह जो अभी हम हर्षल को दे रहे थे, मल्टी यस, एसेट और बिल्कुल। गोल्ड एंड सिल्वर ऐड करें क्या सुजीत? ये देखिए प्रियंका, आप जब ने मुझसे पूछा था कि अपने सब एक बहुत इंपॉर्टेंट गलती लोग क्या करते हैं, यही गलती करते हैं जो मैंने कहा था, कि ये सारा कुछ इक्विटी, क्योंकि इक्विटी का रिटर्न आपको अच्छा दिखता है, ओके, और हम किसी भी नॉर्मल वेबसाइट में जाके इक्विटी की रिटर्न देखते हैं, उसके बेसिस में फंड सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इक्विटी का रिटर्न हमेशा बेटर रहेगा। क्योंकि आप सिंपल सोचिए कि इक्विटी का रिस्क हमेशा, रिस्क और रिटर्न रिवॉर्ड होता है। अगर किसी में रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ऊपर होगा, लेकिन किसी में रिटर्न रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा। तो हम लोग क्योंकि रिटर्न को देख के करते हैं, रिस्क नहीं जज कर पाते, इसलिए हम लोग सिर्फ इक्विटी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आप रिस्क को कम बुरे वक्त के लिए करते हैं, और इसी बुरे वक्त में आपको डेट और मल्टी एसेट काम आएगा, जबकि इक्विटी मार्केट जब गिरेगा, मान लीजिए जब ये इक्विटी मार्केट बीच में गिरा था काफ़ी तेजी से, और किसी बुरा समय में मार्केट अगर 20-30% करेक्ट होता है, 40% करेक्ट होता है, तो आपका पोर्टफोलियो 20% गिरेगा। तो इससे क्या होगा, आपको दिक्कत कम आएगी, आपकी ब्लड प्रेशर कम बढ़ेगा, और आप थोड़ी देर आराम से चैन से सो पाएंगे। ओके, तो एक चीज जो सुजीत जी ने सही की वो है आर्बिट्राज फंड में डाला हुआ है, बिल्कुल, और बाकी बिल्कुल। इक्विटी पे उसको ज्यादा जोर है, तो वहां आप कहेंगे कि इनको एक डेट फंड और एक मल्टी एसेट फंड ऐड करना चाहिए, और इक्विटी से एक्सपोजर कम करना चाहिए। क्या मैं ये आपकी बातचीत अभी का सार निकालूं? ये जो भी, अगर उनको नया एलोकेशन नहीं करना है, तो एग्जिस्टिंग में से इक्विटी फंड एसआईपी स्टॉप करें, और पैसा भी नहीं निकालें, क्योंकि एसआईपी जो किया है, जो इकट्ठा पैसा हुआ है उसको निकालेंगे तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा। सिर्फ एसआईपी स्टॉप करें, और नए जो फंड में एसआईपी इन्वेस्ट करना है, वो मल्टी एसेट हो, या बैलेंस एडवांटेज फंड जैसा हो, या डेट फंड हो, उसमें ऐड करें, ताकि इनको इनके पोर्टफोलियो में थोड़ा संतुलन मिले। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन हम मोहन जी का लेते हैं। सो मोहन जी के पास है 3 स्कीम्स। 3 स्कीम में इनके पास है एक्सिस का मैन्युफैक्चरिंग फंड 500 की सिप, एक्सिस का मल्टी कैप फंड 500 की सिप, और तीसरा मोतीलाल का मिड कैप फंड, जिसमें इन्होंने एक मुश्त निवेश 20,000 का लमसम किया है। तो 1,000 की सिप चल रही है जो एक्सिस के 2 फंड्स में है, एक मैन्युफैक्चरिंग एक मल्टी कैप, और मोतीलाल के मिड कैप में इन्होंने एक मुश्त निवेश 20,000 रुपये का किया है। 10 साल निवेश करेंगे, 5 करोड़ के लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं मोहन। आपके कमेंट्स तनवीर सर? ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 500 रुपये एसआईपी का मतलब होता है 1,000 रुपये एसआईपी कर रहे हैं, 12,000 रुपये साल का। 10 साल में वो 1,20,000 इकट्ठा करेंगे, तो ये 5 करोड़ का लक्ष्य बहुत दूर है 10 साल के लिए। तो 5 करोड़ में पहुंचने के लिए कितना पैसा डालना होगा इन्हें? नहीं, एक तो टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा। 10 साल में ठीक है, नहीं पॉसिबल है? ओके। 10 साल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 साल में अगर आप करेंगे, आप मान लीजिए 10 साल में अगर ये निवेश करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा एसआईपी का रकम होगा, करना पड़ेगा उनको, तो ये मुश्किल नहीं है इनके लिए। ओके, और प्लस स्कीम्स भी जो उन्होंने पिक की है,
एक मैन्युफैक्चरिंग फंड, एक्सिस का ही मल्टी कैप फंड और मोतीलाल का मिड कैप। अब तो ठीक ही है, बट मैन्युफैक्चरिंग फंड का लॉजिक नहीं मुझे समझ में आया। अगर 12 10 साल में निवेश करना चाहते हैं तो लगभग इनको करीब 2 लाख रुपए का एसआईपी पर मंथ करना पड़ेगा। ओके, सो बहुत बड़ी अमाउंट है मोहन जी। आपको तो सबसे पहले समझना होगा कि 10 साल में अगर आप 5 करोड़ के लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको ईंधन भी उतना ही डालना होगा इस गाड़ी में। ईंधन आप बहुत ज़रा सा डाल रहे हैं और 5 करोड़ जो है ना, ये भी आई थिंक एक मिस्टेक जो अगर है ये वो। 20 करोड़ रुपया, सॉरी 5 करोड़ रुपये चाहते हैं और वो टाइम होराइजन 20 साल करेंगे, तो हो सकता है 50,000 रुपये एसआईपी में अचीव कर जाएंगे। ओके, ठीक है। सो तनवीर सर ने आपको दोनों सिचुएशन बता दी है कि अगर आप 10 साल में ही करेंगे तो आपको जो है ऑलमोस्ट 2 लाख की एसआईपी करनी ज़रूरी है। मतलब ये तो मिनिमम गिवन वो है। ठीक है। करेक्ट। अगला सवाल महेश सुतार जी का, ये भी हमारे प्राइम के मेंबर्स हैं, महाराष्ट्र के हैं और महेश जी की एज है 50। इन्होंने बताया कि ये पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 5,000 की सिप कर रहे हैं, कोटक महिंद्रा के मल्टी कैप में 5,000, यूटीआई मल्टी एसेट फंड में 5,000, जेएम के फ्लेक्सी कैप फंड में 2,000, मोतीलाल ओसवाल के गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ में 2,000। 19,000 की सिप जो है ये कर रहे हैं और साथ ही में पूछ रहे हैं कि क्या ये पोर्टफोलियो सही है, ओवरलैप आपको लग रहा है। जेएम फ्लेक्सी कैप जो है इन्होंने उसको रिडीम करना चाहते हैं जिसमें 20,000 अमाउंट है और वही अमाउंट फिर वो किस में निवेश कर सकते हैं। आप उन्हें क्या सलाह देंगे और क्या जेएम फ्लेक्सी कैप में बने रहें? 2,000 की सिप थी, इसे सोच रहे हैं कि रोक दें, अभी यहाँ पे 20,000 जमा हो चुके हैं, उस 20,000 को कहाँ निवेश करें या चलने दें 2,000 की सिप भी रोके नहीं? तनवीर सर। जेएम जेएम फ्लेक्सी कैप एक ठीक फंड है, परफॉर्मेंस ठीक रही है इसकी, तो आप इस पे बने रहें। ये थोड़ा अग्रेसिव फ्लेक्सी कैप है और ये वॉलेटाइल रहेगा। यही देखिए एग्जैक्टली प्रियंका, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अक्सर जब ये बहुत कोई अग्रेसिव फंड चुनते हैं ना लोग, निवेशक, तो उनको इस वॉलेटाइल पीरियड में उनके जो डिसीजन डगमगाते हैं, उनको मोमेंट ऑफ डाउट आता है कि निवेश करें नहीं करें। जेएम फ्लेक्सी कैप की परफॉर्मेंस वॉलेटाइल रहेगी क्योंकि ये अग्रेसिव फ्लेक्सी कैप फंड है। तो उस पे आपको अगर आपका रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करता है तो बिल्कुल बने रहिए, नहीं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में बहुत ओवरलैप रहेगा आपका, पराग और मल्टी कैप में, तो उसको ध्यान में रखिए। आपने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लिया है, और मोतीलाल का गोल्ड सिल्वर ईटीएफ लिया है, ये इन्वेस्टमेंट सही है। आपका पोर्टफोलियो और बैलेंस शीट मुझे बेटर लग रहा है बाकी के मुकाबले। तो आप इसमें सिर्फ थोड़ा सा पराग पारिक और फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में जो है इस पे ओवरलैप को कम करने के लिए आप एक प्योर स्मॉल कैप फंड आप ले सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लेते हैं विशाल का पोर्टफोलियो। और जो लोग अपने पोर्टफोलियो भेज रहे हैं मैं उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि money9prime@tv9.com ये है हमारा ईमेल एड्रेस जहां आप अपने प्राइम शो के लिए क्वेश्चंस और पोर्टफोलियोज भेज सकते हैं। अगर आप प्राइम के मेंबर हैं तो हर वेडनेसडे को दिन में 2 बजे मैं ये शो लेकर के आती हूँ। विशाल जी का लाइव क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। विशाल सिंह जो बता रहे हैं कि विशाल जी जो हैं बहुत सारी स्कीम्स हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, 5,000 की सिप यहाँ, एचडीएफसी के स्मॉल कैप में 5,000, एक्सिस के स्मॉल कैप में 1,500, निपॉन के लार्ज कैप में 2,000, निपॉन के स्मॉल कैप में 2,000, मोतीलाल निफ्टी के 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में भी ये निवेश कर रहे हैं और मोतीलाल ओसवाल के बीएसई इन्हांस्ड फंड में भी निवेश है। मोतीलाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में 5,000 की सिप कर रहे हैं। ओके, टारगेट है 3 करोड़ और 15 से 20 साल का समय विशाल देंगे। बहुत सारे स्मॉल कैप, आई थिंक इन्होंने क्योंकि 15 से 20 साल का समय रखा है तो अच्छा खासा इन्होंने जो अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया है। 4 मुझे स्मॉल कैप नज़र आ रहे हैं, एज इनकी 32 है, निवेश इन्होंने अभी अभी शुरू किया है इसी साल की शुरुआत में, जनवरी 2025 से। ये एक्चुअली सेम आई थिंक इन्होंने भी सेम अग्रेसिव पोर्टफोलियो बिल्ड किया है। देखिए इनकी एज साइड में है, 20 साल के लिए स्मॉल कैप तो काम कर जाएगा, बट लेकिन उस मोमेंटम को राइड करना पड़ेगा, वॉलेटाइल टाइम को राइड करना पड़ेगा उनको। और आई थिंक इन्होंने बहुत फैंसी प्रोडक्ट लिए, सिंपल प्रोडक्ट रखिए। आपको सिंप्लिसिटी क्रिएट्स वेल्थ। ओके, आपको इतना इनहांस पोर्टफोलियो मोमेंटम इंडेक्स उसकी ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक रखिए, आप फ्लेक्सी कैप रखिए, मल्टी एसेट फंड रखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड रखिए, आप स्मॉल कैप रखिए, बहुत आराम से ज़िंदगी रहेगी और आप आराम से अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे।
इतना अगर इतना फैंसी, देखिए सिंपल है, मेरे इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल रूल है, और ये बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद आया है। जितना अगर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हो, अगर आपको समझने में दिक्कत आती है, तो उतना ही कॉम्प्लेक्स आपको रिटर्न में मिलने में मिलेगा। अगर सिंपल प्रोडक्ट्स रहेंगे, आपकी लाइफ सिंपल रहेगी और सिंपली रिटर्न मिलेगा। तो आप फैंसी प्रोडक्ट और फैंसी नाम में मत जाइए। आप सिंपल देखिए, ये म्यूचुअल फंड वाले लोग जो भी आते हैं, जो भी उनका भी काम बेचना होता है, वो आपको प्रोडक्ट बेचेंगे ज़रूर, क्योंकि उनको बेचना है। और स्टोरी और नैरेटिव हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमको डिसाइड करना है कि ये मेरे इस रिस्क एपेटाइट के लिए सही है या नहीं, ये मेरे लक्ष्य को अचीव करने में काम आएगा या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा रीबैलेंस करिए, और आपको अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आसानी होगी। ओके, सो विशाल प्लीज़ आपको थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा आसान बनाना है, लंबी अवधि का आप नज़रिया रखते हैं मुझे लगता है, और शानदार अमाउंट आप डाल रहे हैं, पर बहुत सारे फंड्स आपने कॉम्प्लिकेटेड पिक किए हुए हैं, इसको ज़रूर एक बार रीलुक कीजिएगा। तनवीर सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला मनी 9 प्राइम के मेंबर्स के लिए। बहुत अच्छा लगा जिस डिटेल में आपने सारी बात समझाई है, बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू। ओके, सो मनी 9 प्राइम पर इस तरह के गेस्ट आते रहेंगे जो आपके पोर्टफोलियोज को इवैल्यूएट करते हैं और हमें इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका भी बताते हैं। मुझे लगता है राइट इन्वेस्टर बनना कैसे है वो, अगर आप तनवीर जी की बातों को क्लोजली सुनेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें खुद ही समझ में आएंगी कि अच्छा मैं ये गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसे मैं ठीक कर लेती हूँ। इसी तरह के मेहमान मनी 9 प्राइम में आते रहेंगे। अपने पोर्टफोलियोज आप हमें भेजते रहिए, प्राइम के मेंबर बनिए। money9prime@tv9.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। तो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को अगर आप चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट के पार की नज़रों से ये गुजरे, तो वेल्थ लाइन का ये शो हर वेडनेसडे को दिन में 2 बजे आता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।